Good morning, everyone. Today, the topic of our presentation is university wastes in English literature. Before starting this video, we focus on our quotation of the day. It is my habit to present a quotation before starting any video. So today I also start a quotation. I want. ये क्या है? मुझे क्या चाहिए है? मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ? मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। ये इस चीज के बारे में आई वॉन्ट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट नो हाउ, मैं ये नहीं जानता हूँ मैं ये कैसे करूँ। आई विश आई कुड, ये है मेरी ये विश है कि मैं इसको कर सकूँ। आई वॉन्ट टू, मैं इसको करना चाहता हूँ। आई थिंक आई माइट, मैं सोचता हूँ मैं इसको कर सकता हूँ। आई माइट, यस मैं कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन, अरे मैं ये कर सकता हूँ। आई एम, यस मैं ये कर सकता हूँ। आई डिड, मैंने ये कर लिया। एक क्यूटेशन एक जर्नी है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो और आप उसको प्राप्त करने में आपको किस तरह के स्ट्रगल का सामना करता है होता है। शुरू में आप जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हो तो उसमें आपको लगता है कि आई वॉन्ट, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे बस का नहीं है। फिर आई कांट, मैं ये कर ही नहीं सकता। जो अंदर से आवाज आती है वो कहती है कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ। आई डोंट नो हाउ, लेकिन फिर आप जब अपने डर पर काबू पा लेते हो तो आपके पास क्या आता है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई डोंट नो हाउ आई कैन डू इट, मैं इसको कैसे करूं। तो ये क्वेश्चन आता है कि मैं इसको कैसे करूं। तो इसमें आप अपने तो डर को थोड़ा सा क्या कर लेते हो, उसके ऊपर काबू पा लेते हो। और फिर है आई विश आई कुड, फिर कहते हो कि आई विश आई कुड, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको करना चाहूंगा। आई वॉन्ट, नहीं मुझे तो ये करना ही है। आई थिंक आई माइट, मुझे ये पक्का करना है। आई थिंक आई कैन, आई माइट, मैं ये जरूर करूंगा। आई थिंक आई कैन, मैं ये करके रहूंगा। आई कैन, मैं करके रहूंगा। आई एम, मैं करूंगा। आई डिड, और मैंने कर लिया। ये हर एक ह्यूमन बीइंग की एक सक्सेस जर्नी है। शुरू में जब किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसको ये लगता है कि जो ये वर्क है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे जो उसकी जर्नी है वो आगे बढ़ती है, उसका डर ठीक होता जाता है और लास्ट में उसे खुद के ऊपर बिलीव होता है और वो ये मानने लग जाता है कि मैं ये करूंगा और मैं इसको करके रहूंगा। और लास्ट में वो उस सक्सेस को प्राप्त कर लेता है। तो शुरू में तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक डर के साथ होती है, लेकिन लास्ट में उस डर को वो खत्म करके अपने जो ड्रीम है उसको प्राप्त कर लेता है। तो मैंने जो आज की वीडियो है वो इस क्विटेशन के साथ स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि हम सभी इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये हम सब के ऊपर लागू होने वाली है, जिसमें हमारे डर भी आते हैं, हमारी कोशिश भी आती है और लास्ट में हमारे ऊपर खुद के ऊपर भरोसा भी आता है और लास्ट में हम अपनी सक्सेस को प्राप्त कर भी लेते हैं। तो ये क्या है, एक जर्नी है सक्सेस की, और इसके ऊपर बिलीव करके अगर हम किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन। Now I discuss about this. The University Wits were a remarked group of highly educated playwright, poet, and scholar who transformed English drama during the late 16th century. जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो रिमार्केबल ग्रुप ऑफ हाईली एजुकेटेड प्ले राइट, ये एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल ग्रुप है ऑफ हाईली एजुकेटेड प्ले राइट, जिसमें क्या बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड प्ले राइट हैं, पोएट्स हैं और स्कॉलर्स हैं। वो ट्रांसफॉर्म इंग्लिश ड्रामा ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी, जिसने इंग्लिश ड्रामा को चेंज कर दिया था। जो अपनी 16th सेंचुरी है, विलियम शेक्सपियर के टाइम पीरियड में इन्होंने ड्रामा का रूप बिल्कुल चेंज कर दिया था। मोस्ट ऑफ देम स्टडीड एट आइदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। इसमें जो स्कॉलर्स हैं, इसके जो राइटर्स हैं, वो मोस्टली कहाँ पर रीड किए हुए हैं? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो स्कॉलर कहाँ के हैं? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से रीड करके उन्होंने अपनी स्टडी को प्राप्त किया है और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया यूनिवर्सिटी विट्स। और इस यूनिवर्सिटी विट्स में उन्होंने एक अलग तरह के ड्रामा को प्रेजेंट किया। इसके साथ जो 16th सेंचुरी का ड्रामा है उसका क्या हुआ? विकास हुआ। which is why they came to be known as university wits, क्योंकि जो ये ग्रुप है ये यूनिवर्सिटी के राइटर्स हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आए हुए राइटर्स हैं वो हैं, तो इसी वजह से इसको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। The literary movement in innovation lays the foundation of flourishing of Elizabethan theatre, greatly influenced the later dramatists, especially William Shakespeare.
और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स आया था तो इसने इंग्लिश ड्रामा को बिल्कुल चेंज कर दिया। और इसने उसके बाद जो राइटर्स आए जैसे कि जो विलियम शेक्सपियर है इसको इन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। और बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। The university wits refer to a group of late 16th century English playwrights and the scholars educated at Oxford and Cambridge who revolutionized English drama through their use of classical learning, poetic expression, imagination, storytelling, and dramatic innovation. They prepared the way for Shakespeare and established the artistic standard of Elizabethan theatre. जो अपने यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी स्टडी को प्राप्त किया। और इनका जो इंग्लिश लिटरेचर है इसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और विलियम शेक्सपियर ने इनके वर्क को फॉलो करना स्टार्ट किया था जैसे जो थॉमस किड है उसके वर्क को उन्होंने फॉलो किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द यूनिवर्सिटी विट्स फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जो यूनिवर्सिटी विट्स है ये कब स्टार्ट हुआ? क्वीन एलिजाबेथ के स्टार्ट टाइम पर स्टार्ट हुआ 1558 से 1603। 1558 से 1603 एलिजाबेथन टाइम पीरियड है। और इसी टाइम में जो अपना ये यूनिवर्सिटी विट्स है वो भी है। ए पीरियड नोन एज एलिजाबेथन एज। और इसी टाइम पीरियड को एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं। द इरा विटनेस द रेनेसा इन इंग्लैंड। ये इरा क्या है? रेनेसा इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रेनेसा ना मतलब जो पुनरुत्थान का युग है उसका रेनेसा में किस तरह से विकास हुआ उसका इसमें डिस्कस किया गया है। ब्रिंगिंग रिन्यूअल इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर। इसमें रिन्यूअल इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर में इंटरेस्ट को शो किया गया है। ह्यूमनिज्म एक्सप्लोरेशन। ह्यूमनिज्म को के बारे में है, एक्सप्लोरेशन के बारे में है और इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी के बारे में है। द ओपनिंग ऑफ द पब्लिक थिएटर क्रिएट्स ए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ड्रामेटिस्ट। जो ये उन्होंने जो ये ओपनिंग की थी वो पब्लिक थिएटर को जो ओपन हुआ था इसने ड्रामेटिस्ट में एक नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर दिया। और इस डिजायर टू एंटरटेन yet intellectually stimulating plays and university which successfully fulfilled these expectations by blending classical influence with English theatre. Now we will discuss about the characteristics of university wits. First, classical influence. So they drew inspiration from Greek, Roman literature, mythological and dramatic technique, particularly the work of Seneca and Plutus. Use of blank verse. They popularized blank verse, unrhymed iambic pentameter, which becomes standard poetic form of English drama. Heroic characters. Their plays often features ambiguous rulers, conqueror, scholars, tragic heroes who desire to lead the greatness as well as destruction. Powerful language. Their dramas are distinguished by eloquent speech, rich imagery, rhetorical brilliance, and poetic beauty. Next is humanism. The university wits reflects Renaissance humanism by emphasizing human potential, knowledge, ambiguity, individual achievements. Tragic themes. Many of their plays explore ambition, revenge, love, political conflict, greed, and struggle between destiny and free will. Dramatic innovation. They expand the dramatic structure, characterization, and stagecraft, making English theatre more artistic and engaging. Major writers of university wits. The six principal university wits are Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Kidd, John Lilly, Thomas Lodge, George Pillay. Some scholars also associate Thomas Nash with the group and because of the literary contribution, Thomas Nash also included by some scholars. Now we will discuss about Christopher Marlowe. Christopher Marlowe is regarded as the greatest university wits. Christopher Marlowe को greatest university wits बोला गया है. He is born in 1964 and died in 1963. His mastery of blank verse earned him the title of father of English tragic drama. उसने जो वर्क किया था इसी की वजह से उन्होंने ये टाइटल गेन किया, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा. His protagonists are extraordinary individual driven by limitless ambition. उसके जो प्रोटैगनिस्ट थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, इंडिविजुअल थे, ड्राइवन बाय लिमिटलेस एम्बिशन. और ये एक लिमिटलेस एम्बिशन को शो करने वाले हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर वर्क. डॉक्टर फोस्टस.
डॉक्टर फोस्टस ये एक ट्रेजेडी है। This masterpiece tells the story of Dr. Faustus, a brilliant scholar dissatisfied with ordinary knowledge. डॉक्टर फोस्टस जो स्टोरी है ये एक स्कॉलर की है जिसका नेम डॉक्टर फोस्टस है, और वो अपनी जो ऑर्डिनरी नॉलेज है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। He sells his soul to the devil to exchange the unlimited wisdom and supernatural power. वो अपनी सोल को क्या कर देता है, सेल कर देता है किसको, डेविल्स को। Although he enjoyed temporary success and ultimately realized that worldly ambition cannot रिप्लेस स्पिरिचुअल साल्वेशन, उसे वो जो वर्ल्डली प्लेजर है उनको गेन करता है, उसे बहुत ज्यादा खुशी भी मिलती है, लेकिन उसे लास्ट में यही रियलाइज होता है कि जो वर्ल्डली प्लेजर है ये स्पिरिचुअल साल्वेशन से कम है। जो स्पिरिचुअल साल्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है, किससे, वर्ल्डली प्लेजर से ज्यादा ऊपर है। द प्ले एक्सप्लोर एम्बिशन, टेम्पटेशन, प्राइड, फ्री विल, रिपेंटेंस एंड द कंसीक्वेंस ऑफ मोरल चॉइसेस। जो प्ले है एक्सप्लोर करता है एम्बिशन को, टेम्पटेशन को, प्राइड को और फ्री विल को, रिपेंटेंस को एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ मोरल चॉइस। इसके साथ साथ हम अगर हमें मोरल चॉइस करनी है तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है इसके बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट वर्क इज टम्बरलेन द ग्रेट। This drama portrays the rise of the fearless conqueror Tamburlaine. ये किसकी कहानी है, एक fearless conqueror की कहानी है जिसका नाम टम्बरलेन है। Whose overwhelmed the ambition driven him to seek the world domination. Marlowe celebrates human strength while also illustrating how excessive ambition can become destructive. ये भी ये शो कर रहा है कि कैसे जो बहुत ज्यादा एम्बिशन है वो एक्सटेंसिव वे से अगर किसी चीज के लिए एम्बिशन रखी जाती है तो ये डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। नेक्स्ट वर्क इज द जू ऑफ माल्टा। The play revolves around Barabbas, a wealthy Jewish merchant whose desire for revenge result in widespread tragedy. ये किसकी कहानी है, बारनाबस की कहानी है, बाराबस की कहानी है, जो कि एक जेविश मर्चेंट है और उसकी डिजायर है रिवेंज, वो रिवेंज बदला लेना चाहता है, और वो यही बदला लेने की जो डिजायर है वो उसकी ट्रेजेडी का कारण बनती है। In example, it examines greed, religious hypocrisy, political corruption, and vengeance through the dramatic irony and powerful characterization. Next work is Edward II. Unlike Marlowe's heroic tragedy, this heroic drama focuses on King Edward II's personal weaknesses and political failure. It explores kingship, loyalty, power, and betrayal. Next writer is Robert Greene. Robert Greene was the playwright, novelist, and pamphleteer known for his combining romance with moral instruction. He is born in 1558 and died in 1592. Major work Friar Bacon and Friar Bungay. His most famous work is the Friar Bacon and Friar Bungay. The romantic tragedy tells the story of Friar Bacon. ये Friar Bacon की स्टोरी को टेल करती है, सुनाती है। A learned magician, ये क्या है, एक learned magician है whose magical experiment interact with the love story of Prince Edward and Margaret. The play combined the romance, comedy, tragedy, and moral lesson while celebrating the wisdom and moderation. तो ये किसकी कहानी है, एक लव स्टोरी है, किसकी, प्रिंस एडवर्ड की और मार्गरेट की, किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, यही इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट वर्क इज ओरलैंडो फ्यूरिसो। Based on the Italic epic literature, the play follows the heroic knight Orlando, whose passionate love eventually lead him into the madness. Green examines love, honor, jealousy, and emotional conflict. Next work is the Pandostro. Although not a play but prose romance, ये कोई play नहीं है बल्कि एक prose romance है। Pandostro become historically significant because it inspired शेक्सपियर दी विंटर्स टेल। ये वर्क इसलिए जाना जाता है क्योंकि इससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल को लिखा। नेक्स्ट राइटर इज थॉमस किड, 1558 to 1594. थॉमस किड रिवोल्यूशनाइज्ड इंग्लिश थिएटर बाय एस्टैब्लिशिंग द रिवेंज ट्रेजेडी। जो थॉमस किड है इसने रिवोल्यूशनाइज्ड इंग्लिश थिएटर, इसने इंग्लिश थिएटर को क्या दिया था, रिवेंज ट्रेजेडी दी। हिज मेजर वर्क इज द स्पेनिश ट्रेजेडी। This influential play follows the heroism whose son is murdered. इसमें क्या है, एक प्ले है किसको फॉलो करता है, हेरोनिमो को, whose son is murdered, जिसके सन का क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है।
अनेबल टू ऑब्टेन जस्टिस थ्रू द लीगल मीन्स, इसे लीगल वे से जस्टिस नहीं मिलती है। ही प्लान ए केयरफुली और चेस्टर्ड रिवेंज, तब वो एक रिवेंज लेने का प्लान बनाता है। एंड्स इन मल्टीपल डेथ, और इसका एंड कैसे होता है, बहुत सारी डेथ हो जाती है उसके बाद इस वर्क का एंड होता है। थीम इंक्लूड जस्टिस, रिवेंज, मैडनेस, corruption, moral conflict. The play profoundly influenced later revenge tragedies, including Shakespeare's Hamlet. Next writer is John Lilly, 1553 to 1606. John Lilly was celebrated for elegant prose style known as euphuism. John Lilly किस चीज के लिए जाना जाता है? euphuism का जो स्टाइल है उसके लिए जाने जाते हैं. Characterized by balanced sentences, elaborate comparison and refined language. His major work is Compass. This comedy dramatized love triangle between Alexander the Great, beautiful compass, and painter Apelles. It explored the love, sacrifice and generosity. बहुत सारी अजीब अजीब सी इसमें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं, तो ये लिटरेचर में बहुत ही माइन्यूट डिटेल है। तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक मिलती है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो ये वर्क है ये बहुत ही अलग है, ये हमारे कॉमन लिटरेचर से अलग है। नेक्स्ट वर्क इज एंडीमेल, inspired by classical mythology. This allegorical play represents theme of idle love, loyalty, patience, and devotion. Euphuism, the anatomy of wit. Although a prose work, it became famous for establishing celebrate literary style called Euphuism, which greatly influenced Elizabethan prose. Next writer is Thomas Lodge. Thomas Lodge was both a dramatist and prose writer. His major work is Rosalind. This pastoral romance tells the story of love, exile, forgiveness, reconciliation, and a peaceful forest setting. It later became principal source of Shakespeare as You Like It. Shakespeare के As You Like It का जो प्रिंसिपल वर्क है जिसको उन्होंने फॉलो किया है वो रोजलिन है. Next work is A Looking Glass for London and England, written with Robert Greene. This morality play criticized social corruption, urges repentance through biblical example. Next writer is George Pillay, 1556 to 1596. George Pillay was admired by his lyrical poetry and imaginative dramatic style. His major work is Arrangement of Paris, a mythological drama based on famous judgment of Paris and celebrating the beauty, mythology, and Queen Elizabeth I. Next work is The Old Wives' Tale, one of the earliest English fantasy play blending folklore, comedy, magic, and adventure. David Bathsheba, a biblical tragedy exploring love, sin, repentance, and divine forgiveness through the story of King David. Next writer is Thomas Ness, 1567 to 1601. Thomas Ness often associated with the university wits due to the education and literary influence. His major work is Unfortunate Travelers, one of the earliest English picaresque novel filled with adventure, satire, and social criticism. अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर को फर्स्ट इसको अर्लीस्ट इंग्लिश पिकारेस्क नॉवल भी बोला गया है. समरी, नेक्स्ट जो वर्क इज समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट. नेक्स्ट वर्क इज समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, एन एलिग्रिकल प्ले. ये एक एलिग्रिकल प्ले है डिस्कसिंग मोरालिटी. ये मोरालिटी को डिस्कस करता है. पासिंग ऑफ द सीजन को बारे में डिस्कस करता है. एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, और इसके साथ साथ जो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है उसके बारे में भी आइडिया प्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. द यूनिवर्सिटी विट्स मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश थिएटर. इन्होंने इंग्लिश थिएटर में एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है. दे ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम सिंपल रिलीजियस प्ले इनटू सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी थिएटर. दे एस्टैब्लिश्ड ब्लैंक वर्ड्स, डोमिनेटेड ड्रामेटिक मीडियम. दे इंट्रोड्यूस साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. They expanded the range of dramatic theme, including ambition, revenge, politics, and human desire. They inspire William Shakespeare and later Elizabeth and Jacobean playwright. They merges Renaissance humanism with the English and dramatic tradition. Now we will discuss about the influence on Shakespeare. The university wits directly influenced Shakespeare in several important ways. Marlowe's blank verse inspired Shakespeare's poetic style. Keats' revenge tragedy shaped Hamlet.
Green Pendo stores influence the Winter's Tale. Lowe's Rosalind inspire as you like it. Lily's Witty's dialogue inspire Shakespeare's comedies. Shakespeare redefined surpassed many of their innovation, but their pioneering achievement made his success possible. तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि शेक्सपियर की ब्लैंक वर्स ने शेक्सपियर के पोएटिक स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया है। किड के रिवेंज ने हेमलेट को बनाया है। ग्रीन के पोंडेस्टो ने विंटर्स टेल को एस्टेब्लिश किया है। लोज के रोजालिन ने एज यू लाइक इट लिखने के लिए इंस्पायर किया है। लिली के विटी डायलॉग्स ने शेक्सपियर को कॉमेडी लिखने के लिए इंस्पायर किया है। Now we reached at the conclusion. The university wits occupy a crucial position in history of English theatre. Through their scholarship, imagination, and dramatic experimentation, they transformed English theatre into mature literary arts. Their innovation, blank verse, characterization, dramatic structure, profound shaped the Elizabethan stage, provide the foundation upon which Shakespeare built their masterpiece. Their work contributes to the studies for the artistic brilliance and historical importance and enduring contribution to डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सो हमने इस वीडियो में यूनिवर्सिटी विट्स को डिस्कस किया है। हमें इसमें यूनिवर्सिटी विट्स के नेम, उनके इम्पोर्टेंट वर्क और उनकी थोड़ी थोड़ी समरी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो हमें ये याद करनी है। तो इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है एंड होगी। अगर तुम्हें आपको मेरी वीडियो में अगर कोई कमी मिलती है तो उसके लिए सॉरी, और हमें सिर्फ अपने नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देकर हमें अपने बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान देंगे, उसके ऊपर ज्यादा सोचेंगे, तो हमारी पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो इससे नेगेटिविटी ही बढ़ेगी। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव एस्पेक्ट को बिल्कुल छोड़कर पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही अगर हम चुनते हैं तो अपनी लाइफ में हम सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू।